हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए अब हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वंश की कार आगे बढ़ती उससे पहले ही वहाँ एक धमाका होता है, जिसकी वजह से सभी कार एक साथ रुक जाती है। वंश भी उस तरफ देखता है जहाँ धमाका हुआ और उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वहाँ एक साथ 10-15 गाड़ियाँ आती है और कुछ लोग उन गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में गन्स थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। इनकी गन्स भी काफ़ी एडवांस थी। उन सब आदमियों के बीच एक आदमी सबसे अलग दिख रहा था। वो इन सब का बॉस था। उसकी उम्र लगभग 45 के आसपास थी। उसने एक ब्रांडेड सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। वंश के सारे बॉडीगार्ड्स पहले ही अलर्ट हो गए थे। वंश भी एकदम शांत था, जैसे ये सब उसके लिए कुछ नया नहीं है। वंश ने नील की तरफ एक नज़र देखा। नील उसका इशारा समझ गया और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। अब दोनों आमने सामने थे। वंश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसे देखकर समझ पाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शांत था। तभी वो आदमी जो अपने बॉडीगार्ड्स के बीच खड़ा था, उसने कहा, वंश ओबरॉय, आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। बहुत समय से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। देखो, आज तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। ये कहकर वो हंसने लगा। वंश उसकी बात सुनकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मिस्टर बख्शी, खुली आंखों से सपने नहीं देखते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुंबई आओगे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? वंश की बात सुनकर मिस्टर बख्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहते हैं, वो इससे आगे कुछ कहते, तभी वंश कहता है, ज़रा एक नज़र अपने आसपास देख लो मिस्टर बख्शी। जैसे ही मिस्टर बख्शी ने वंश की बात सुनी, उन्हें थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन में सोचा, नहीं, मेरे साथ इतने सारे आदमी हैं और वंश के पास तो कुछ ही लोग हैं। मिस्टर बख्शी अपनी सोच से बाहर आते उससे पहले ही उनके एक आदमी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, सर हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तभी वहाँ गोलियां चलने लगी। वंश के बॉडीगार्ड्स ने मिस्टर बख्शी के आदमियों पर हमला कर दिया था। जहाँ पहले रोड पर शांति थी, अभी वो रोड एक जंग का मैदान बन गई थी। ये सब देखकर मिस्टर बख्शी की हालत खराब हो गई थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। वो वहाँ से बचकर कैसे भी भागना चाहते थे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं जो हम चाहे वो हो। वंश के बॉडीगार्ड्स ने मिस्टर बख्शी को पकड़ लिया और वो उसे हेवेंस विला ले गए। कौन है मिस्टर बख्शी और वो क्यों वंश को मारना चाहते थे, ये आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। मिस्टर बख्शी के जाने के बाद वंश नील को एक नज़र देखता है। नील वंश का इशारा समझकर बॉडीगार्ड्स को इस जगह को क्लियर करने को कहता है। नील वंश को कार में बैठाकर खुद भी बैठ जाता है और ड्राइवर से जल्दी चलने को कहता है। एक बार फिर वंश की कार्स का काफिला सड़कों पर दौड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बानी की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ से कैसे निकले। उसने एक नज़र रूम को देखा। रूम में एक भी खिड़की नहीं थी। बानी को अब और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। बानी खुद से कहती है, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? क्यों हर कोई मेरे पीछे पड़ा है? क्या इस दुनिया में कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा करूं? तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिससे बानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। सामने से एक आदमी अपने हाथों में खाना लेकर आता है। देखने से वो कोई अमीर इंसान लग रहा था। उसने एक ब्रांडेड सूट पहना था, लेकिन चेहरे पर अमीरी का घमंड साफ साफ झलक रहा था। वो बानी को बहुत ध्यान से देख रहा था। जैसे ही बानी की नज़र उस आदमी पर पड़ती है, वो हैरान रह जाती है। अभी भी बानी के मुंह पर टेप थी, जिसकी वजह से वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। जब वो आदमी बानी को यूं स्ट्रगल करते देखता है, तो वो एक टेबल पर खाने की प्लेट को रख देता है और बानी के पास आकर उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, आखिरकार आज तुम मेरे पास आ ही गई। अब कहाँ बचकर जाओगे तुम? और जोर से हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगी? बिल्कुल नहीं। मेरी नज़र में तुम पहले ही आ गई थी बानी। आखिर तुम चीज़ ही ऐसी हो, तुम पर नज़र खुद ब खुद रुक जाती है। बानी को अब बहुत डर लग रहा था। बानी अभी भी खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी,
जब वो आदमी देखता है कि बानी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, कोई फायदा नहीं है मेरी जान, क्यों एनर्जी यहाँ बर्बाद कर रही हो। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, तुम वहाँ यूज़ करना अपनी एनर्जी का। और ज़ोर से हंसने लगता है और वापस उस खाने की प्लेट को अपने हाथों में लेता है और बानी से खाने को कहता है और बानी के मुंह से टेप हटा देता है। बानी खांसने लगती है और कुछ देर गहरी सांस लेती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। बानी धीमी आवाज़ में कहती है, विकास चौधरी, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? जाने दो मुझे यहाँ से, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बानी की बात सुनकर विकास चौधरी खाने की प्लेट को टेबल पर रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, कैसी बातें कर रही हो स्वीटहार्ट? मैंने कब कहा तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है? मैंने तो बस इतना कहा है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी नींदें ही उड़ गई हैं और मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम चाहो तो मैं रातों रात तुम्हें स्टार बना दूंगा, बस तुम मेरी हो जाओ। बानी विकास के मुंह से ऐसी घटिया बातें सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बस बंद करो अपनी ये घटिया बातें, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी एक बीवी और एक बेटी है, उनके होते हुए भी तुम दूसरी लड़कियों के साथ, छी! मुझे तो कहते हुए भी घिन आ रही है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों के लिए खुद को बेच देती हैं। मिस्टर चौधरी, आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन आपके साथ कभी नहीं रहूंगी। बानी के मुंह से ये सब सुनकर विकास का गुस्सा फूट जाता है और वो बानी को लगातार 2 थप्पड़ मार देता है। बानी के होठों के किनारों से खून निकलने लगता है। विकास चौधरी बानी को देखते हुए गुस्से से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करे? अपनी औकात मत भूल, तुझ जैसी कितनी आई और कितनी गई, लेकिन इस विकास चौधरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं भी देखता हूँ आज के बाद तो ये अपना सुंदर चेहरा कैसे इस दुनिया को दिखाएगी। तुझे आज ऐसी सज़ा मिलेगी जिसके बारे में तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बानी अब बहुत डर गई थी। वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन विकास चौधरी की बातें सुनकर बानी कांपने लगती है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। कुछ ऐसा था जो बानी को याद आ रहा था। ऐसी ही बातें उसने, ये सोचते हुए बानी खुद को बेबस महसूस करती है। विकास चौधरी अब धीरे धीरे बानी के करीब आने लगा था। जब बानी को यह एहसास होता है कि उसके नज़दीक कोई आ रहा है, वो तुरंत नज़र उठा कर देखती है और कहती है, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बानी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विकास चौधरी एक इंजेक्शन बानी को लगा देता है। वो बानी के साथ कुछ करता उससे पहले ही उसे बाहर से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो रुक जाता है और बाहर निकल कर आता है ताकि देख सके आखिर बाहर हो क्या रहा है, लेकिन उसके दरवाजे खोलने से पहले ही कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है, क्योंकि दरवाजे को लॉक नहीं किया था विकास चौधरी ने, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ आ जाएगा। जैसे ही विकास चौधरी की नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ती है, वो हैरान रह जाता है और लड़खड़ाती ज़ुबान से कहता है, मिस्टर वंश ओबराय, आप यहाँ, मतलब वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही वंश के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़कर मारने लगते हैं। वंश जल्दी से बानी के पास जाता है और उसकी रस्सियाँ खोलता है। उसने अभी तक बानी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि बानी ने अपना सिर झुका रखा था। विकास चौधरी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। बानी अब बेहोश होने लगी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वंश रस्सियाँ खोलकर बानी का चेहरा ऊपर करता है और जैसे ही वंश बानी का चेहरा देखता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वंश देखता है कि बानी बेहोश हो गई है। वो तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है और नील को एक नज़र देखता है। नील तुरंत हाँ में अपना सिर हिला देता है और बॉडीगार्ड्स को रुकने का इशारा करता है, क्योंकि उन्होंने विकास चौधरी को मार मार कर अधमरा कर दिया था। नील कहता है, इन सबको हेवेंस विला ले चलो, और खुद भागते हुए वंश के पीछे जाता है। वंश अब तक बानी को लेकर गाड़ी में बैठ गया था। नील के आते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वंश ड्राइवर को देखते हुए कहता है, ओबरॉय मैंशन ले चलो, और नील तुम डॉक्टर्स की टीम को मैंशन आने को कहो। वंश की बात सुनकर ड्राइवर और नील दोनों हैरान हो जाते हैं, और नील ने वंश की डॉक्टर वाली बात सुनी ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान तो बस एक ही बात पर था कि वंश बानी को ओबरॉय मैंशन ले जा रहा है, क्योंकि वंश आज तक कभी किसी को मेंशन नहीं लेकर गया था। वंश नील को
ख्यालों में खोया देखकर थोड़ा गुस्से में कहता है, नील तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नील तो अपने ही ख्यालों में गुम था। उसने तो सुना ही नहीं था कि वंश ने क्या कहा। नील कहता है, सॉरी सर। वंश गुस्से से फिर कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कहा डॉक्टर्स की टीम को मेंशन आने को कहो। मुझे लगता है तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है। नील वंश की बात सुनकर तुरंत कहता है, नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, और तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके मेंशन आने को कहता है। कुछ ही देर में वंश की कार ओबरॉय मेंशन पहुंच जाती है। वंश बानी को गोद में उठाकर अंदर जाने लगता है। सभी लोग वंश के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे, लेकिन वंश को इस समय सिर्फ बानी की चिंता थी, इसलिए वो उसे जल्दी से गेस्ट रूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर जल्दी से आकर बानी को चेक करते हैं। बानी के गाल लाल होकर सूज गए थे क्योंकि विकास ने उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारे थे। डॉक्टर बानी को ऑइंटमेंट लगा देता है और डॉक्टर को पहले ही बता दिया गया था कि बानी को नींद का इंजेक्शन दिया गया है। डॉक्टर बानी को चेक करने के बाद वंश से कहते हैं, सर मैडम को कल सुबह तक होश आ जाएगा, बस इन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। मैडम बहुत वीक है और कोशिश करें कि ये खुश रहे और स्ट्रेस ना ले। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, जब मैडम खाना खा ले उसके बाद आप इन्हें ये मेडिसिन दे देना। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। वंश उन्हें जाने का इशारा करता है। डॉक्टर्स के जाते ही वंश एक नज़र बानी को देखता है। तभी वहाँ नील आता है और कहता है, सर वो। नील की बात बिना सुने वंश कहता है, गाड़ी निकालो, हमें अभी विला जाना है। ये सब कहते हुए वंश की आंखों में एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। नील वंश को देखकर एक पल के लिए डर गया, क्योंकि आज उसे वंश में कुछ अलग लग रहा था, लेकिन वो इस समय कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वो बस हाँ कहकर बाहर निकल गया। वंश क्या करेगा उन किडनैपर्स के साथ? कौन है मिस्टर बख्शी? क्या हुआ था वंश और मिस्टर बख्शी के बीच? क्यों मिस्टर बख्शी वंश की जान लेना चाहते हैं? आखिर क्यों वंश सबको हेवेंस विला में सजा देता है? क्या कहानी है हेवेंस विला की? क्यों वंश बानी को ओबरॉय मेंशन लाया? क्या वंश और बानी के प्यार की शुरुआत हो गई है? आखिर क्यों वंश के लिए बानी इतनी ज़रूरी है? क्या वंश बानी को उसके अतीत से बाहर निकाल पाएगा? कौन है वो जिसे बानी बार बार याद करती है? क्या हुआ था बानी के अतीत में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 11वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी मैंने आप लोगों से सवाल पूछे हैं उनका जवाब मुझे आप लोगों से ज़रूर चाहिए है, ठीक है? तो मुझे बताना ज़रूर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए एपिसोड जो है वो लेकर आऊँ। बाकी जब तक अगला भाग आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।